हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, अब आपका एक ही पेपर रह गया है, वो भी फिजिक्स का। तो चलिए चलते चलते आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित ये आपका क्वेश्चन पेपर है और याद रखना हूबहू पैटर्न रहने वाला है, यहां तक कि कलर भी सेम ही रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने आपके वन लाइनर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने आपके लघु उत्तरीय, कितने विस्तृत उत्तरीय, सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का बनता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पता चले आप युद्ध स्थल में चले गए, हथियार घर छोड़ दिए, पता ही नहीं कि क्या कुछ करना है। ठीक, घर से झोला झंडी लेकर निकल दिए, कहां जाना है पता ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहां भी वही चीज है, जानना सब कुछ जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये आपका अनुक्रमांक होगा, मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। नेम आपको फिल करना है। पृष्ठों की संख्या कम ज्यादा जरूरी नहीं, 4 लिखा है 4 ही रहेगा, ठीक है ना, कम ज्यादा। ये आपका सेट नंबर होता है, पेपर का सेट नंबर होता है। और ये आपका भौतिक विज्ञान रहेगा 2026 के लिए। ठीक, पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है बबुआ, याद रखना। समय जितना हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए उतना 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें क्या है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और बढ़िया से 15 मिनट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है ना। और बेसिक से यहां आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे, यानी निर्देश भी दिए रहेंगे। निर्देश में बहुत सारा भर भर के दिया रहेगा, जैसा कि बच्चों यहां निर्देश में देखिएगा। निर्देश में बोलेगा कि देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या, यानी ये क्वेश्चन पेपर 5 खंडों में डिवाइड है। और देखिए खंड आ में बोल रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। खंड सा में लघु उत्तरीय टाइप 1 का प्रश्न होता है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। और यहां से खंड जो दा होता है ये लघु उत्तरीय टाइप 2 होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। और जो खंड ये या होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। तो ये पूरा का पूरा क्या है, निर्देश दिया रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक, बिना पढ़े ऐसे ही मत शुरू कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ठीक, क्वेश्चन पेपर में जैसा बबुआ आपका ऑब्जेक्टिव देगा इस तरीके से देगा। आपका कह रहा है कि वैद्युतशीलता का या विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, ये आपको बता देना है। विकल्प है कूलाम, यहां पे 2 का मतलब स्क्वायर है, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर बच्चों न्यूटन प्रति वोल्ट मीटर। देखिएगा वैद्युतशीलता किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को। अगर प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है, तो 1/4 पाई से कोई मतलब है नहीं, 1/4 पाई से कोई मतलब होता नहीं है। जब इसको यहां भेजोगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कि यहां पे Q1 Q2 अपान नीचे यहां आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना 1/4 पाई मात्रक में, ठीक है ना, या फिर विमा में 1/4 पाई, पाई वाई से कोई मतलब है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 है, यहां पर जब F आ जाएगा यहां म्यू नॉट जाएगा, तो Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना मात्रक के रूप में, आवेश का मात्रक कूलाम, इस वाले भाई Q1 Q2 है, इसका भी मात्रक कूलाम, नीचे क्या है बल का मात्रक न्यूटन, और यहां पे क्या है भाई मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर।
ठीक, तो यहां पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पहला विकल्प ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ये यही चीज लिखा है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ही लिखा है। न्यूटन मीटर दो का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वो चीज याद रखना। ठीक, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। तो अर्धचालकों में कह रहा है वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है। विकल्प है कोटरों के द्वारा, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक में जो वैद्युत का प्रवाह होता है, यानी वैद्युत का चालन होता है, तो वो कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा। याद रखना बच्चों, क्योंकि पी टाइप के अर्धचालक होते हैं एन टाइप के, तो पी टाइप और एन टाइप में दोनों में अलग अलग, किसी में कोटर किसी में इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो याद रखना कोटर और इलेक्ट्रॉन, कोटर यानी वोल व्हीवर जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता राशि है। तो विभव प्रवणता कह रहा है राशि है, कौन सी राशि है, सदिश है, टेंसर राशि, अदिश राशि, उपरोक्त सभी। तो वही विभव प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है ना, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसके पहले वाले और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था तो इसको बताया था। हालांकि जितने क्वेश्चन है वो सबके सभी करवाए हैं ज्यादातर। चलिए अगला क्या हुआ, ज्यादा लगता है निमंत्रण में ठंडा पानी पी लिए क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि, एक मिनट बबुआ, हेलो नमस्कार सर, बस ऐसा है थोड़ा फ्री होकर के कॉल करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ बस थोड़ी देर। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है। ठीक, और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछ लिया है। ठीक है ना, तो यहां पर 6 टेस्ला 2 गुणे 10 के घात, ये स्टार लगा है मतलब घात के रूप में, 2 गुणे 10 के घात माइनस 10 टेस्ला, 2 गुणे 10 के घात माइनस 8 टेस्ला, 3 गुणे 10 के घात माइनस 6 टेस्ला। देखिए प्यारे बच्चों ये दिया है किसका, वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र यानी E नॉट का मान कितना समझो दे दिया है, 6 वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद B नॉट नहीं पता, C का मान कितना, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। एक फार्मूला होता है बबुआ, E नॉट अपान B नॉट बराबर का C, ये एक फार्मूला होता है। हमको चाहिए क्या, B नॉट, हमको चाहिए B नॉट, तो ये इधर आ जाएगा। यहां से अगर देखेंगे जैसे B नॉट बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा, तो E नॉट अपान ये C, भाई इसका मान कितना है 6, और इस नीचे कितना है 3 गुणे 10 के घात 8, काट देंगे 2 जाएगा, यहां से कितना हो गया 2 गुणे 10 के घात, ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 8, 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8 टेस्ला। ठीक है, कौन सा सही, 2 गुणे 10 के घात माइनस का 8 टेस्ला, यही विकल्प एकदम सही वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बच्चों, तो आपका एक दो ऐसे ऑब्जेक्टिव में कभी न्यूमेरिकल वाला भी ऐसे घुसा देगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है और उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारण लेंस की मतलब दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए आसान है भाई, विकल्प दे दिया आपका 3 माइनस का 3 मीटर प्लस का 4 मीटर माइनस का 4 मीटर प्लस का 12 मीटर। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपने बखूबी पढ़ा है। देखिए इसमें बोल रहा है भाई लेंस की फोकस दूरी निकालना है,
प्यारे बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक सिंपल सा क्या है फार्मूला अप्लाई होना है। 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? 3 मीटर तक देख सकता है प्रतिबिंब, यानी 3 मीटर की दूरी तक बन रहा है। तो माइनस का 3, माइनस का 1/u का मान क्या है? 12 मीटर है, तो ये 12 लगा दिया माइनस का। ठीक है ना, इसको सही से अब कर दीजिए। 1/f बराबर प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1/3 और ये प्लस का 1/ कितना? 12, है ना। ये माइनस माइनस से प्लस कर दीजिए, तो 1/f बराबर एलसीएम ले लीजिए कितना? 12। तो 3 चौके 12, यहां माइनस का 4 लग गया, प्लस का 12 एकम 12 1 लग गया। तो 1/f बराबर कितना? माइनस का 3 बाई कितना? ये 12 हो गया। कट के कितना आया? 4 बार में। तो 1/f बराबर कितना? माइनस का 1/4। f बराबर कितना? माइनस का 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना? माइनस का 4 मीटर। ठीक, समझ में आ गया ना? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो तरंग दैर्ध्य कह रहा है द्रव्य तरंग की किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर, संवेग पर, वेग पर या फिर आवेश पर? तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? आवेश पर। कैसा? तो देखिए द्रव्य की तरंग दैर्ध्य आपका एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर h/p। तो p क्या है? संवेग है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि संवेग पर भी निर्भर करेगा, और इसी को चूंकि p बराबर m इंटू वी भी तो होता है, तो हम लेमडा बराबर h/ क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी लिख भी सकते हैं। तो इसका मतलब m क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा। v क्या है? वेग है। तो द्रव संवेग पर भी निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर भी, वेग पर भी। ठीक है, तो इन तीनों पर तो निर्भर करेगा, बट आवेश पर नहीं, क्योंकि आवेश इन फार्मूलों में कहीं है नहीं। ठीक, आई बात समझ में? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, आपके कितने मतलब बहुविकल्पी प्रश्न हो गए? पूरे 6। का, ख, ग, घ, अंगा और चा मिलाकर कितने हो गए? आपके 6 तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही हो गए। याद रखना ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आगे चलते हैं। खंड बा, खंड आ हो गया। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न की शुरुआत हुई थी। अब खंड बा, खंड बा में हम देखेंगे, जैसा कि देखिए यहां पे पूछ रहा है कि गतिशील आवेश से में मतलब कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? ये गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर एक एक नंबर वाला होगा, और अच्छी बात यह है यहां भी टोटल 6 प्रश्न होंगे, है ना, देख सकते हैं। तो ये 1 नंबर का है। तो गतिशील आवेश में तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो गतिशील आवेश होता है, तो गतिशील आवेश यानी कोई अगर आवेश क्या है? गति करता है, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र? एक तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, और दूसरा चुंबकीय। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आई बात समझ में? तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए होता है F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? F बराबर ये हो जाता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ये फार्मूला हो जाता है, और इनटू का L। ठीक है, इतना, या F अपान L करके म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। ये हो जाता है लॉरेंज मतलब सॉरी दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। अगला कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या है? तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक, जैसे यहां पे लॉरेंज बल, मान लेते हैं कि कोई आवेशित कण v चाल से या v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में थीटा कोण पर गति करता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QVB साइन थीटा।
F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा, यानी ये लॉरेंज बल के लिए फार्मूला हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर लेंस की क्षमता दे रखा है, यानी P का मान दिया है, किसका मान बच्चों? P का मान, यहां देख लेते हैं। P का मान दिया है 2.5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो P बराबर फार्मूला होता है 100/f। कब? जब f सेंटीमीटर में दिया हो। तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि f बराबर 100/p, ये भी तो कह सकते हैं, और p का मान वही दे दिया है, रख दो, 2.5 दे दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 यानी 40, क्योंकि वैसे भी देखेंगे एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे नीचे 25 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा यानी 40। तो फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चों? 40 सेंटीमीटर, प्लस में आ जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बबुआ? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एनवी कक्षा में, परमाणु के एनवी कक्षा में घूम रहा होता है, तो उस पे मतलब उसका जो कोणीय संवेग होता है वो होता है mvr बराबर क्या होता है? n h/2 का पूर्ण गुणक हो जाता है। यही क्या हो जाता है? फार्मूला हो जाता है कोणीय संवेग के लिए, जहां n क्या है? क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या है। ठीक, अगला गॉस का नियम लिखिए। गॉस का देखिए नियम आए या गॉस की प्रमेय आए, कोई दिक्कत ना, गॉस का नियम कहे चाहे गॉस की प्रमेय कहे, क्या होता है? तो जब मतलब किसी बंद पृष्ठ से, मतलब किसी बंद जो गॉसियन पृष्ठ होता है से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी फाई होता है, उस पृष्ठ पर लगे, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का मतलब 1/ε0 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? Q/ε0। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? गॉस की प्रमेय हो जाएगा। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, खंड सा में बबुआ बात कर लें, जो ये खंड सा होगा ना, सारे क्वेश्चन कितने? 2-2 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले। जैसे 3 के का में दिया है, ठीक, कि किसी, यहां दिया है कि किसी 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, और यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी। मतलब प्यारे बच्चों देखिए, F1 का मान दे दिया है कितना? प्लस का 30 सेंटीमीटर। F2 का मान कितना दे दिया है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब इसका संयोजन की फोकस दूरी पूछ लिया है, तो आप लगा देंगे ना, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर आप f1 f2 का मान रखेंगे, जो f का मान आएगा वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी। तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक लेंस आएगा, तो उसी हिसाब से आप अभिसारी और अपसारी की पहचान करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। अच्छे से बताया है इसको 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9e, यानी ये इलेक्ट्रॉन है +9 का e प्लस का e, परस्पर कह रहा है एक दूसरे से a दूरी पर रखे हैं, तो दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर या कहां पर एक तीसरे आवेश q को रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। यानी बोल रहा है कि एक प्लस का यहां पे 9e और यहां का एक +e है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कह रहा है कितने दूरी पर रखे गए हैं, तो a दूरी पर रखे गए हैं। कितने पर? a।
यानी इनकी टोटल दूरी जो है वो a है। फिर कह रहा है कि एक तीसरा आवेश इनके बीच, मतलब एक तीसरे आवेश q को कहां पर रख दिया जाए। तो मान लेते हैं q को यहां से x दूरी पर रख दें, हमें नहीं पता है कहां रख दें, x दूरी पर रख दें, यहां पर तीसरा आवेश, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है। अब भाई टोटल ये फिर कह रहा है कि इस बिंदु पर मतलब कहां पर रख दिया जाए कि ये संतुलन में हो। अब आप आराम से लगा सकते हो, हमने एक फार्मूला बताया था। अब अलग के लिए यहां पर Q1 Q2 का मिल गया मान, यहां Q1 Q2 का मिल गया मान, ठीक है। तो यहां पे आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले F1 F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद Q1 यानी 9e प्लस का, उसके बाद Q2 में ये Q है और अपान का x स्क्वायर, मतलब इधर का जो दूरी है। इसी तरह ठीक है इधर भी करके इधर का दूरी लिखेंगे, तो आराम से दोनों F1 और F2 इक्वल कर देंगे, तब आराम से क्या है बच्चों यहां पे मान निकल आएगा, ठीक है, x का मान। अगला क्वेश्चन कि समस्थानिक और समभारिक की परिभाषा लिखिए। समस्थानिक क्या होता है, देखिए नाम है समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर लेकिन परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु भार भिन्न भिन्न। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक में होता है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो यहाँ पे 1H1 1H2 1H3। तो अगर आप देखें तो 1 1 1 परमाणु क्रमांक तो बराबर है, यानी स्थान सेम है, इसीलिए समस्थानिक। और समभारिक क्या होते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं जिनके परमाणु भार समान मतलब समान होंगे अब की बार, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, वो समभारिक होंगे, ठीक। तो इस तरीके से खंड सा में बच्चों आपके का खा गा घा 4 होंगे, ठीक है। 2-2 नंबर वाले आपके इस तरह से हो जाएंगे 8 नंबर के क्वेश्चन यहां। अब जो खंड दा होता है यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में, टोटल 5-5 क्वेश्चन मिलाकर 10 नंबर। तो फिजिक्स में प्यारे बच्चों जैसा कि इसके पहले बताया, बायोलॉजी में भी सबसे ज्यादा 3 नंबर वाला आता है। इसी तरह फिजिक्स में भी कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर वाला। तो मतलब 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सबसे ज्यादा फिजिक्स में 3 नंबर वाला रहेगा। जैसे दे दिया है कि 4 के काम में धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। देखिए यहां पर बच्चों हो सकता है कोई मान वगैरह दे दे, यहां 4 गुना कर देगा, 5 गुना दे देगा, या कभी कभार यहां पर देता ही नहीं है, ठीक, बोल देगा n गुनी कर दी जाती है, तो कुछ भी दे। एक फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखना कि जब भी नया प्रतिरोध निकालना हो तो नया प्रतिरोध यानी R डैश जब भी निकालना हो बराबर n स्क्वायर, n का मतलब गुना का स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब गुना का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, ठीक है R। तो यहां पर बोल रहा है नया प्रतिरोध यानी R डैश बराबर n, 2 गुना कर रहा है, 2 का स्क्वायर कर दो गुणे पुराना प्रतिरोध अपन R ही मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा R डैश बराबर 2 दूना 4, 4 R हो गया, यानी प्रतिरोध जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। बस हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन अपवाह वेग क्या है, बोले तो अनुगमन वेग की बात कर रहा है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, ठीक, यानी जो I बराबर NEA और V सफिक्स D, ये संबंध इसमें लाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दे दिया है 0.53 त्रिज्या की कक्षा में 6.8 गुणे 10 के घात 15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन रहेगा। अगला है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 5 के का में कांच व हीरे के अपूर्णांक क्रमशः 1.50 2.40 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात करना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टाइप वाला एक बार न्यूमेरिकल अच्छे से देख कर जाना। अगला कि व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था। अगला कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना है, अथवा में जैसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को समझाना है। ठीक, तो यहां से इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे। अब ये आपका हो गया 3 नंबर वाला। अब शुरुआत होती है खंड या की, 5वें खंड, खंड या। इसमें सारे क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर वाले। कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले। लॉन्ग वाला आएगा, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और अच्छी बात यह है अथवा में यहां रहेगा। ठीक है, अथवा में दे दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर देना है। ठीक, या फिर देखिए 7वें क्वेश्चन में है कि अनुनादी परिपथ क्या है, इसके लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करना है। अथवा में दे दिया है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत की व्याख्या करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि ये आपको बच्चों एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैटर्न रहने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर से देख लेना है। कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परावर्तन और अपवर्तन, एक बार फिर से सर्च मार के देख लीजिए अगर वीडियो ऐसे नहीं मिलते। अथवा में दे दिया है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसमें बड़े द्वारक के अभिदृश्य की आवश्यकता क्यों होती है, और यहां पर बोला 50 सेमी द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी, और इस अभिदृश्यक के लेंस में आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना दे दिया है। तो अथवा में आपका एक न्यूमेरिकल भी रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे दिया है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, यानी लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये जो श्रेणी वाला है। और नेक्स्ट बात कर लें अथवा में कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करिए बबुआ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनमें बताया था कि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपका कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मतलब रहेगा। ठीक है ना, सेम ऐसा हूबहू याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकते हैं यहां से मिलेंगे भी, क्योंकि आपके हैं बुक के ही, ऐसा है नहीं कि बाहर से आएगा। ठीक है, कहां से देगा भाई क्वेश्चंस, आपके जो क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक है ना वहीं से देगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।